सर वर्कशीट। एक मिनट रुको। हाँ आ गया वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये 9 नंबर, ये तो आसान सवाल है यार। क्वेश्चन तो नंबर इसमें 9 वाले पार्ट में 2s हाँ 3r होगा या फिर नंबरिंग 2r 3s? डज इट मैटर? सर करना चाहिए, आप लिखवाए थे r का प्रायोरिटी ज्यादा रहता है। आर का प्रायोरिटी ज्यादा रहता है। अरे ऐसा नहीं है। आर का प्रायोरिटी ज्यादा भी रहता है तो तब की बात करते हैं ना, जैसे एक कायरल सेंटर है, ठीक है। अब एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है और सिमिलर टाइप का एक और कायरल सेंटर है। सिमिलर टाइप का मतलब दोनों कार्बन पे या दोनों कायरल सेंटर पे सेम सेम ग्रुप है, तब आर के सामने एस का प्रायोरिटी अगर कंसिडर करें तो आर का प्रायोरिटी ज्यादा रहता है। बट अगर मान लो यहाँ दो कायरल सेंटर्स है तो ऊपर वाले कायरल सेंटर में जो ग्रुप है वो इस टाइप का दे रखा, नीचे वाले कायरल सेंटर में चार अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं। तो जो आर और एस वाला चीज है वो ऐसा होता है जैसे मान सेम लो तो कि ग्रुप्स है एक दोनों सेकंड में। एक सेकंड बता रहे जो चीज तुम बोल रहे हैं ना, नहीं सेम ग्रुप होना अलग चीज है, ये चीज की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक कार्बन है, इसके ऊपर यहाँ H है, नीचे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे COH दे रखा, यहाँ पे H दे रखा और यहाँ पे OH दे रखा। इस पे COH दे रखा, यहाँ H दे रखा और OH दे रखा। अब ये बताओ कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर्स हैं? 3। 3 कि 2? हाँ 2। 2। एक ये कायरल सेंटर दिख रहा और एक ये दिख रहा, यस सर। और बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर नहीं होना नहीं चाहिए क्योंकि होगा। लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट सेम दिख रहा है। इस तरह के सिनेरियो में यहाँ वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर लेफ्ट साइड में आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ और राइट साइड में भी कायरल सेंटर का आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो ये पार्ट कायरल सेंटर नहीं होगा। बट अगर राइट वाला पार्ट एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ तब इस केस में आर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू एस, और बीच वाला एटम कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। तो जैसे ये एक ऐसा सिनेरियो होता है कि एक ही एटम पे दो ग्रुप सेम टाइप के हैं, एक एटम पे दो कायरल सेंटर वाले ग्रुप सेम टाइप के हैं, तब आर एस नोमेनक्लेचर में आर प्रायोरिटी और एस प्रायोरिटी में आर को ज्यादा देंगे एज कम्पेयर टू एस। लेकिन ये चीज सोचो, इस एटम पे COH एक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक OH ग्रुप है और एक नीचे वाला ग्रुप है। तो इस ऊपर वाले कायरल सेंटर पे चार ग्रुप्स हैं, वो चारों आपस में सेम है क्या? जब केवल नहीं। ऊपर वाले कायरल सेंटर है तो ऊपर वाला कायरल सेंटर यूनिकली अलग है। अब केवल नीचे वाले कायरल सेंटर की बात करते हैं। हमको मालूम नहीं कि ऊपर क्या दे रखा, हमको पता ही नहीं है। अब ऊपर वाला ग्रुप एक है, नीचे वाले कायरल सेंटर पे एक H है, एक OH है, एक COH है और ये पूरा ऊपर का ग्रुप है। तो नीचे वाले कायरल सेंटर में भी चार अलग अलग ग्रुप से रखे हैं। तो इस तरह के केस में आर को ज्यादा प्रायोरिटी एस के जैसा नहीं देंगे। इस तरह के सिनेरियो में जब एक ही एटम से दो कायरल सेंटर्स अटैच्ड हैं, इस तरह के केस में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं सूडो कायरल सेंटर, ये वर्ड आता है। तो सूडो कायरल सेंटर के केस में कंपाउंड कायरल सेंटर या फिर एटम कायरल सेंटर के जैसा बिहेव भी कर सकता है और कंपाउंड कायरल सेंटर के जैसा बिहेव नहीं भी करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। बेसिकली जिस कायरल सेंटर को हम लोग सूडो कायरल सेंटर बनाना चाहते हैं उस कायरल सेंटर का जो कायरलिटी है वो अपने से अटैच्ड कायरल सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कायरल सेंटर तब बनेगा जब अगल बगल वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन एक सर्टेन सिनेरियो में रहेगा। अगर आर एस रहा तो कायरल सेंटर होगा, अगर एस आर रहा तो भी कायरल सेंटर होगा, लेकिन अगर आर आर रहा तो बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर नहीं बनेगा, और अगर एस एस रहा तो भी बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर नहीं बनेगा। तब हम लोग आर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू एस। इस तरह के केस में नहीं होगा। बाकी जहां तक बात रही कि तुम्हारे 2R और 3S की, तो एक चीज सोच के देखो, ऊपर वाले कार्बन के ऊपर COH है, OH और H है, नीचे वाले कार्बन के ऊपर COH H और OH है। और लास्ट क्लास में बोले थे हम एक चीज कि फिशर प्रोजेक्शन में अगर मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तो जैसे ये मॉलिक्यूल है और इसको ऐसा रोटेट कर दिया, तो फिशर प्रोजेक्शन में 180 डिग्री रोटेशन पे कंपाउंड विल रिमेन सेम। तो अगर हम 9 नंबर वाले पार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस केस में 9 नंबर के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोगों को अगर रोटेशन करना है प्लेन ऑफ पेपर में, तो ये पार्ट नीचे गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर गया। एक तो ये चीज हो गया कि ऊपर का COH नीचे गया और नीचे का COH ऊपर गया, पहला चीज। दूसरा,
इसको अगर 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये पार्ट यहाँ आएगा और H वाला पार्ट OH की जगह जाएगा। तो यहाँ H इधर OH, और OH वाला पार्ट 180 डिग्री रोटेट करके H की तरफ जाएगा, H वाला पार्ट OH की जगह पे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब नंबरिंग तो कहीं से भी कर सकते हैं, ये नंबर 1 2 3 4 हो या फिर यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 हो, ये अपनी मर्जी है। तो उसमें एक और चीज आज हम तुम लोगों को बताएंगे ये क्या चीज है बेसिकली। लेकिन अगर हम लोग सेकंड पोजीशन पे R रख रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पे S होगा ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। अगर हम लोग सेकंड पोजीशन पे S बोल रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पे R होगा ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स चीज है। क्यों ऐसा है उसके पीछे एक लॉजिक है मेरे पास, हम लोग वो सब चीजों को ट्रिक के जैसे यूज करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। और कोई डाउट 9 के अलावा? क्वेश्चन 10 10 में नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में सो इसका आंसर दिया हुआ है 2R, 3E। 3E यार, E तो नहीं, मतलब थोड़ा गलती होगा 10 नंबर में। देख लेते हैं आंसर। एक तो नंबरिंग ऊपर से शुरू करेंगे, कार्बन नंबर 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 का कार्बन चेन है। कार्बन नंबर 2 को अगर कंसिडर करें तो कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा दिख रहा है? तो ब्रोमीन दिख रहा। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा दिख रहा? एक मिनट, ब्रोमीन दिख रहा। फिर सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला पार्ट कौन सा दिख रहा? तो H है राइट साइड में, नीचे कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है। तो हम लोग फर्स्ट बॉन्डेड एटम में पहले जब कंसिडर किए तो एक चीज फिक्स है कि ब्रोमीन हाईएस्ट प्रायोरिटी और हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी। ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, फिर उसके बाद कार्बन के बाद ऑक्सीजन और नीचे कार्बन के बाद ब्रोमीन। मतलब ये जो नीचे वाला ग्रुप है ये हम लोग का सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा और ये ऊपर वाला ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3 अगर जाएंगे तो इसका मतलब S कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। और अगर H वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल पे है तो लास्ट क्लास में बताया था कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो जो अपना आंसर आता है उसको उल्टा कर देते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे S आया था तो उल्टा करके उसको R कर देंगे, 2R। और थर्ड पोजीशन पे अगर जाएंगे तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी अभी भी ब्रोमीन का है। सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी तो छोड़ते हैं, पहले फोर्थ को लिख देते हैं। अब उसके बाद नीचे कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है। कार्बन के बाद यहाँ ब्रोमीन है, जबकि नीचे कार्बन पे हाइड्रोजन केवल है। मतलब ये ग्रुप हम लोग का थर्ड प्रायोरिटी होगा और ये ऊपर वाला जो ग्रुप है ये हम लोग का सेकंड प्रायोरिटी होगा। तो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अभी भी S होगा। लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो थर्ड पोजीशन पे भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा करके, S आया है तो उल्टा करके R आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो 2R 3R होना चाहिए था आंसर। तुम लोग आंसर क्या आया था? यही आया था 2R 3R। अगर ये आंसर नहीं आया था तो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आंसर 2R 3R होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। 11 थोड़ा भारी सवाल बोले थे हम लास्ट क्लास में। नहीं सर, इजी है, बन गया। हाँ, मतलब इमेजिनेशन का पार्ट बता दिए तुम लोग के पेज में लिख करके उसको उल्टा करके देख लेना तो ठीक चीज है, बट अदरवाइज ये भारी सवाल है, लोगों से नहीं बनता पहली बार में। और कोई डाउट? मेरा 5 नंबर का आंसर नहीं आ रहा। 5 नंबर का आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में पहले तो हमको प्रायोरिटी बताना शुरू करो। ऊपर वाले कायरल सेंटर पे लोएस्ट प्रायोरिटी तो फोर्थ नंबर है, हाईएस्ट प्रायोरिटी OH ठीक है, और सेकंड नंबर प्रायोरिटी से इसी सेकंड में नंबर डाउट हो रहा प्रायोरिटी था, नीचे वाला होगा। नीचे वाला होगा। ओके, अरविंद सेकंड नंबर प्रायोरिटी CHO क्यों? कि सूडो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फिर उसमें 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर ऊपर वाले का सूडो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कार्बन पे जैसे एक हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो सूडो स्ट्रक्चर में हम लोग जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड को हटाते हैं और उसकी जगह पे इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। और नीचे वाले पार्ट में जब जाएंगे तो पहले हम लोग का जैसे यहाँ से ऊपर जाने पे कार्बन, तो साइड में ही लिख देते हैं कार्बन, कार्बन के ऊपर एक OH है, इसी के ऊपर एक हाइड्रोजन है और दूसरा CH2OH है। तो पहला एटम कार्बन, यहाँ भी कार्बन, दूसरा एटम में ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2-2 ऑक्सीजन है। तो चलो एक ऑक्सीजन तो कॉमन निकल के आ गया, उसको छोड़ देते हैं, बट कार्बन के रिस्पेक्ट में तो हम लोग ऑक्सीजन वाला पार्ट ज्यादा एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी में रखेंगे तो आराम से ये ऊपर वाला CHO ग्रुप हम लोग का सॉरी प्रायोरिटी में सेकंड नंबर बन जाएगा। तो ये ग्रुप नंबर थर्ड डाल सकते हैं। समझ आया जोशना?
यस सर। तो प्रायोरिटी तो अब निकल जाना चाहिए 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 मतलब R दिख रहा है, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे तो S हो जाएगा, और कार्बन नंबर 2 भी दिख रहा है तो 2 पे S। और नीचे जाएंगे अगर तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, यहाँ से नीचे जाने पे CH2OH, यहाँ से ऊपर जाने पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और CHO है। इसका मतलब हम लोग का ये ग्रुप नंबर 3 बन जाएगा, और ये वाला पार्ट सॉरी ग्रुप नंबर 2 बन जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज मतलब S होना चाहिए, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे है तो थर्ड पोजीशन पे R बोल सकते हैं। ठीक है, और कोई दुविधा परेशानी? 1 से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में ठीक है, ये मतलब डायग्राम थोड़ा गंदा टाइप का, लेकिन ये डैश्ड है और यहाँ भी ये डैश्ड है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन वाला इसका पार्ट मेरा डैश्ड है। आंसर 2R4S आ रहा है। 2R4S आ रहा है। पहले तो ये बताओ कि पेरेंट चेन में नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। लेफ्ट लेफ्ट से। से, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोगों का सेकंड पोजीशन को कंसिडर करें तो सेकंड पोजीशन वाले पार्ट में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे ब्रोमीन होना चाहिए, वहाँ पे Br वाला पार्ट गायब हो गया है, ब्रोमीन होगा। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, हाइड्रोजन वाला पार्ट लोएस्ट प्रायोरिटी हो गया। और उसके अलावा फिर हम लोग के दोनों ग्रुप्स में मतलब ये CH3 ग्रुप और ये राइट साइड वाला पूरा ग्रुप है, इसमें डेफिनेटली हम लोग का राइट साइड वाला पार्ट ज्यादा प्रायोरिटी होगा। तो ये हम लोग का ग्रुप नंबर 2 हो गया, और यहाँ वाले पार्ट में CH3 को ग्रुप नंबर 3 बोल सकते हैं। तो 1 से 2, 2 से 3 मतलब ऐसा क्लॉकवाइज एरो बन रहा, तो 2 पोजीशन पे R होना चाहिए। और अगर फोर्थ पोजीशन पे जाए तो ब्रोमीन पहला प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, और इधर C2H5 है, तो कार्बन तो 2 इधर भी दे रखा है, लेकिन इधर एक ब्रोमीन भी दे रखा है फिर आगे जाके। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के हिसाब से CH2 कॉमन, कार्बन पे ब्रोमीन, कार्बन पे हाइड्रोजन केवल। इसका मतलब हम लोग का थर्ड प्रायोरिटी होगा और इधर सेकंड प्रायोरिटी। तो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज मतलब S लिख सकते हैं, और डैश पे ग्रुप दे ही रखा है, तो इस केस में हम लोग का 2, 3, 4 पे हम लोग का S होना चाहिए था, 2R4S। तुम्हारा क्या आंसर आया था? यही आया था। तो आंसर क्या दे रखा है? सर पता नहीं सर, याद नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं, अगर आंसर में करेक्शन होगा तो। वर्कशीट कौन सा था? वर्कशीट नंबर 13 13। था, 13 था शायद से, हाँ। वर्कशीट नंबर 13 में, अच्छा तो आंसर क्वेश्चन है, एक मिनट। वर्कशीट नंबर 13 में 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन नंबर 2R4R, 2R हम लोग का 4S आया था ना, यहाँ पे 4S होना चाहिए। ठीक है, ये एक आंसर में करेक्शन रह जाएगा 12 नंबर में। और कोई डाउट? यहाँ पे क्या आंसर आया था 10 नंबर में? हम लोग का ई की जगह पे आर आया था शायद से ना, आर। और कोई डाउट है किसी को? बोलते जाओ। अगर डाउट नहीं है तो फिर आज हम लोग POS COS वाले पार्ट की बात करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग लेक्चर नंबर 3 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। लास्ट क्लास में RS नोमेनक्लेचर तो पूरा बता दिया था तुम लोगों को, और उसके अलावा RS नोमेनक्लेचर के अलावा कुछ बचता है क्या वहाँ पे? RS नोमेनक्लेचर के अलावा तो हम लोगों के पास कुछ नहीं बचता है, उसमें क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व करा दिए थे। हाँ ठीक है, POS एंड COS ये हम लोग का हेडिंग होगा। बेसिकली हम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट बताना है। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, अब जैसे लास्ट क्लास में एक चीज बताए थे कि अगर R को हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो S बनता है, और S कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट करेंगे तो R बनता है। तो ये स्विचिंग का पार्ट तो एकदम याद रखना ही रखना है। एक स्विच मतलब इन्वर्जन, 2 स्विच मतलब रिटेंशन, 3 स्विच मतलब इन्वर्जन, 4 स्विच कुछ भी हो जाएगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एक बार चेक करके देख लेना कि क्या होगा। बट एक स्विच इन्वर्जन, 2 स्विच हम लोग का रिटेंशन, इस चीज का ध्यान रखना। और जब भी कंपाउंड में स्विचिंग करते हैं हम लोग तो हमेशा 2 स्विच करना, हमेशा इवन नंबर ऑफ स्विच करना, क्योंकि मॉलिक्यूल को सेम रखते हुए अपने को आंसर्स निकालने हैं। तो जब भी एक कायरल सेंटर पे स्विचिंग करेंगे तो इवन नंबर ऑफ स्विच, 2 स्विच करेंगे हमेशा। कोई भी 2 बॉन्ड में किए दिक्कत नहीं है, बट 2 स्विच करेंगे। अब जैसे एक और पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना, R को अगर हम लोग मिरर इमेज में देखेंगे,
मतलब आर को अगर मिरर में देखेंगे तो हम लोग को एस दिखाई देगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आर का मिरर इमेज एस होता है। उल्टा भी बोल सकते हैं, आर का मिरर इमेज एस है या फिर एस का मिरर इमेज आर है। ये एक छोटा सा पॉइंट अब ध्यान रखना, मतलब अगर मान लो कि हम लोग आर को मिरर के सामने रखे तो हम लोग को एस दिखाई देगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। एस दिखाई नहीं देता बट हाँ ठीक है, एस रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। पहला चीज तो इसमें जैसे एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग का ये होता है कि पीयूएस क्या होता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन किए थे, अभी फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सीयूएस क्या होता है इसको एक्सप्लेन किए थे, बट जैसे एक चीज सोच के देखो कि मान लो एक ऐसा कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड वाले पार्ट में यहाँ OH ग्रुप दे रखा है, यहाँ OH ग्रुप दे रखा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है यहाँ पे। डेफिनेशन वगैरह से हम बाद में बोलेंगे, तुम लोगों को डेफिनेशन वाला पार्ट याद भी नहीं रखना होता, जिंदगी भर याद रहेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब बता दिए थे कि मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे दो इक्वल पार्ट में और मिरर इमेज वाला टाइप का कुछ आएगा ऐसा। बट प्लेन ऑफ सिमेट्री में जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पार्ट है, तो अगर सिमेट्रिकल पार्ट है तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है। जैसे जितने भी कायरल सेंटर्स हैं उनको सिमेट्रिकली डिवाइड करो, तो यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। कायरल सेंटर हमको केवल दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे कायरल सेंटर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। अगर हम लोगों का ऊपर वाले पार्ट पे कॉन्फ़िगरेशन आर आता है और नीचे वाले पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन एस आता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि आर का मिरर इमेज एस होता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है मिरर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का दूसरा नाम होता है मिरर ऑफ सिमेट्री भी। तो अगर कभी एक कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन एक कायरल सेंटर का आर है और उसके सामने हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन एस दे रखा, इसका मतलब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला टाइप का चीज होगा। ये हम लोग एक चीज एक्स्ट्रा ध्यान रखते हुए काम करेंगे, उसको क्वेश्चन में एक एक करके हम इंटीग्रेट करते जाएंगे। बट अब हम लोग आते हैं बेसिक पार्ट पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और इस पॉइंट को फिर उसमें वापस से क्वेश्चंस के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। पहला चीज हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस बोलेंगे हम लोग हमेशा। तो एक इमेजिनरी प्लेन है और इस चीज को हम लोग मिरर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो जैसे ये चीज तुम लोगों को ये बताएगा कि तुम लोगों को आईना देखना आता है कि नहीं आता है, आईना कितना देखे हम लोग बचपन से आज तक, ठीक है। मिरर ऑफ सिमेट्री वाला, सॉरी मिरर ऑफ सिमेट्री। तो आईना हम लोग देखते हैं कि कैसे देखते हैं, वो सब चीज सिखाने इमेजिनरी, गए थे। क्या बोल रहे हैं? सब इमेजिनरी क्यों लिख दिए थे? क्योंकि इमेजिनरी प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसे डेफिनेशन लिखेंगे अभी हम, तो इमेजिनरी वर्ड वहां पे सिमेट्री की जगह पे इमेजिनरी वर्ड लिख दिए थे। तो जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which divides the molecule in two symmetrical part such that one half is the mirror image of the other half. और ये वर्ड ज्यादा जरूरी है, केवल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, मिरर इमेज वाला पार्ट ज्यादा मस्ट होता है। मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, पहला कंडीशन, बट दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज भी होना चाहिए, ये हम लोग के लिए मस्ट कंडीशन है। तो जैसे मान लो कि अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो उसको मिरर ऑफ सिमेट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग मिरर इमेज ही ले रहे हैं बेसिकली। तो एक ऐसा मिरर हम लोग को कंसिडर करना है पूरे मॉलिक्यूल के, बीच से पास करो या जैसे भी पास करो, मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच से ही पास करेंगे मिरर को। दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, ये हम लोग का मस्ट कंडीशन होगा। तो जैसे मान लो कि हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चलते हैं, मान लो ऐसा बेंजीन रिंग दे रखा, तो बेंजीन रिंग वाले पार्ट में जैसे अगर हम लोग, एक मिनट, कहीं पे मेरे पास कुछ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, हम लोग का अगर बेंजीन रिंग वाला पार्ट लेकर के चले तो बेंजीन रिंग वाले पार्ट को अगर हम कंसिडर करेंगे तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के केस में हम ऐसा ले सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हम मिरर रखते हैं, ये चीज तो बेसिकली लाइन है बट हम उसको मिरर मान के चल रहे हैं कि अगर एक मिरर होता तो इस केस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या, या फिर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ क्या? तो हाँ हो जाएगा
इस कार्बन का मिरर इमेज नीचे दिख रहा है, यहाँ का मिरर इमेज नीचे दिख रहा है, यहाँ का मिरर इमेज नीचे दिख रहा है। और इतना ऑप्टिक्स में पढ़ रखे हैं कि जैसे हमेशा जो मिरर इमेज बनेगा वो परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग बनता है। जैसे मान लो कि ऐसा एक हम लोग के पास मिरर है, होता क्या है कि हम लोग जैसे हमेशा मिरर को ना ऐसे वर्टिकल देखा करते हैं, हमेशा जहाँ कहीं भी इमेज आता है तो नॉर्मली हम लोग की एक आदत होती है कि हम लोग मिरर को ऐसा वर्टिकल देखा करते हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, या फिर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो मिरर इमेज बिल्कुल उसी परपेंडिकुलर लाइन पे आगे सेम डिस्टेंस पे बनेगा। हमेशा मिरर इमेज इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का होगा, पहला चीज, और उसी परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग बनेगा। तो एक चीज ऐसा है, जैसे मान लो कि हम लोग का ऑब्जेक्ट यहीं पे है, मिरर को ऐसा थोड़ा चेंज कर दिया, तो हम लोग इस तरह के केस से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग ऐसा लग जाता है कि अच्छा मिरर इमेज ऐसा है यहाँ कहीं बन जाएगा। मिरर इमेज ऐसा कभी नहीं बनता। मिरर इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसी लाइन पे आगे बनना चाहिए। ऐसा ही होता है ना भाई, हम हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं बट हमको शायद गलत ध्यान नहीं है, ऐसा ही मिरर इमेज होता है, कंफर्म कर देना। ठीक है सर। ठीक है, ऑप्टिक्स वैसे हम पढ़ा सकते हैं, ऑप्टिक्स मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब उसमें अगर ये पार्ट तक मेरा अच्छा है, जहाँ तक इमेज बनाना तो बहुत अच्छा है मेरा पार्ट, क्योंकि इमेजिनेशन का पार्ट है थोड़ा। कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, आगे हम लोग स्ट्रक्चर्स जब बताएंगे तो तुम लोगों को भी एक दो क्वेश्चंस में ऐसा कंफ्यूजन आएगा। उस तरह के केसेस को तुमको, जैसे जिनका इमेजिनेशन ठीक है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके इमेजिनेशन में थोड़ा दिक्कत होता है वो उन केसेस को स्पेसिफिकली ध्यान रखते हुए काम करना कि ऐसा एक केस होता है जिसमें हम लोग मिरर इमेज में बार बार गलती करते हैं। तो अगर हम लोग का मिरर वाला पार्ट ऐसा टेढ़ा रहेगा तो हम लोग का इमेज हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पे बनेगा, ये हम लोग का मिरर इमेज बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ मिरर रख दिया तो ऐसा इमेज बन जाएगा। इस एक चीज में लोग गलती क्या करते हैं। तो हम लोग का लाइन में परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग मिरर इमेज बना, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग मिरर इमेज बना। दूसरा, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो इसका मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। दूसरा, ये जो बॉन्ड है अगर ढंग से देखो तो उसका मिरर इमेज भी नीचे साइड बना हुआ है। सिमिलर टाइप से जो दूसरे साइड का बॉन्ड है उसका मिरर इमेज भी दूसरे साइड आराम से बन रहा है। तो हम लोग का एग्जैक्टली ये पार्ट, ये जो लाइन है, ये हम लोग पूरे कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है। सबसे पहला सिनेरियो ये कंसिडर कर सकता है। फिर उसके बाद मान लो ये कंसिडरेशन लेके चले, मान लो ये कंसिडरेशन लेकर के चले हम लोग कि हम लोग के कंसिडरेशन वाले पार्ट में अगर ये स्ट्रक्चर है, ऐसे कैसे होगा, अरे यार छोड़ो। मान लो हम लोग को ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से हम लोग बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रखना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ पे एक मिरर रखे। तो जैसे ही वहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो फिर से ये पूरा का पूरा इक्वल डिवीजन होगा, और इक्वल डिवीजन में लेफ्ट साइड वाले एटम का मिरर इमेज हम लोग को 90 डिग्री पे राइट साइड पे दिख रहा है। फिर यहाँ का भी 90 डिग्री पे राइट साइड में बॉन्ड का मिरर इमेज, तो जैसे बॉन्ड में जो नजदीक का पॉइंट है उसका मिरर इमेज भी नजदीक रहेगा, जैसे दूर जाएंगे मिरर इमेज भी दूर जाएगा। तो प्रॉपरली हम लोग को मिरर इमेज मिल रहा है, दो सिमेट्रिकल पार्ट, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज। और एक और चीज ध्यान रखना है, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे लाइन जब क्रॉस किए या मिरर बनाए तो ऊपर का एटम और ये जो नीचे का एटम है, ये दोनों एटम के थ्रू अगर वो मिरर पास हो रहा है तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे जैसे स्फेरिकल है एटम, अगर मिरर यहाँ बीच से पास हो रहा है तो एटम तो इक्वली डिवाइड हो गया, मतलब ये ऑलरेडी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जिन एटम्स के थ्रू अपना मिरर पास होगा उन एटम्स को हम लोग कंसिडरेशन में यूज नहीं करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का, मतलब उन एटम्स को हम लोग छोड़ देंगे कि वो तो लोग का प्लेन में कट गया, वो अपने किसी काम का नहीं है। तो ये भी अपना पीओएस निकल के आएगा। तो अगर हम सोचे कि बेंजीन रिंग वाले पार्ट में हम लोग को पीओएस बनाना है, तो जैसे हम इसको फिर से एक बार डायग्राम को मेंशन कर रहे हैं, एक मिनट, इस डायग्राम वाले पार्ट में अगर पीओएस बनाना है तो एक पीओएस तो ये कंसिडर कर सकते हैं, ये हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। दूसरा पीओएस ये कंसिडर कर सकते हैं, ये भी हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तीसरा पीओएस ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। इसके अलावा क्या क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, तो फिर इसी का एक और डायग्राम हम ले लेते हैं। इसी केस में एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अब हम लोग यहाँ पे जो प्लेन वाला पार्ट बना रहे हैं वो एटम से क्रॉस करता हुआ बना रहे हैं। तो एक तो हम ये ले सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का एटम से ये प्लेन वाला पार्ट क्रॉस किया, दूसरा यहाँ के एटम से ये प्लेन वाला पार्ट क्रॉस किया, और तीसरा यहाँ के एटम से ये प्लेन वाला पार्ट क्रॉस किया। एक मिनट, तो अभी हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा।
तो कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया? तो 3 पहले वाले में हो गया, 3 दूसरे वाले में हो गया। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि हम ऐसा कंसिडर करके चले, 1 मिनट थोड़ा, मान लो कि जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, मतलब टैब है, बेसिकली प्लेन है पूरा। तो अगर हम लोग का ये मॉलिक्यूल प्लानर है, जैसे बेंजीन रिंग सारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है, तो मालूम होता है कि सारा अगर sp2 है तो सारे एटम्स प्लानर होंगे, क्योंकि इनफैक्ट इस पे जो हाइड्रोजन एटम वाला पार्ट भी होगा। अगर हम लोग बेंजीन रिंग वाले पार्ट में हाइड्रोजन एटम्स को कंसिडर करें, तो अगर हम लोगों का सारे के सारे कार्बन वाले पार्ट में हाइड्रोजन होगा, सारे कार्बन sp2 है, तो ट्राइगोनल प्लानर, यहाँ पे भी ट्राइगोनल प्लानर, यहाँ पे भी ट्राइगोनल प्लानर, सारे के सारे एटम्स अगर प्लानर स्ट्रक्चर्स में निकल के आ गए, तो कार्बन तो प्लेन में आएगा ही, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी प्लेन में आएगा, तो पूरा मॉलिक्यूल सब प्लेन है। अब एक चीज सोच के देखो, जैसे मॉलिक्यूल प्लेन है और इसके प्लेन को ही हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लेते हैं, मतलब ये जो प्लेन है इसके प्लेन को ही प्लेन ऑफ सिमेट्री बना लिए। जैसे हम ऐसा एक प्लेन रखे और इसी में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा कंसिडर कर लिए, मेरा जो हाथ है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को यहाँ से डिवाइड करें, ऐसा डिवाइड करें, तो ये मॉलिक्यूल के सारे एटम्स तो प्लेन में कट गए। तो अगर मॉलिक्यूल के सारे एटम प्लेन में कट गए, तो इस प्लेन के ऊपर क्या है? तो प्लेन के ऊपर हवा है या कुछ नहीं है। तो अगर प्लेन के ऊपर कुछ नहीं है, प्लेन के नीचे भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मेरे रमेश क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मेरे रमेश कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ सकता है। ये एक चीज थोड़ा हम लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। हम लोग अपने लैंग्वेज में इस चीज को मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। जब भी कभी एक मॉलिक्यूल प्लानर नेचर का होगा, तो उसके प्लेन को ही प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दो, तो सारे एटम्स तो प्लेन में कट गए, और जब सारे एटम्स प्लेन में कट गए तो उसके ऊपर कुछ नहीं और उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ सकता है। वहां पे मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे और एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर किया जा सकता है। इस चीज को प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, पहला चीज। दूसरा पार्ट एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी शायद वर्ड मेंशन किया था तुम लोगों के सामने केमिकल बॉन्डिंग में। सेंटर ऑफ सिमेट्री का अब हम यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन करेंगे। एक तो ये चीज है द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, एक मिनट, द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल is considered as COS if in opposite directions the groups comes out to be same। मतलब ये लैंग्वेज में बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम लिख दे रहे हैं कुछ भी यहाँ पे लैंग्वेज, बट इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर तरीका होगा। जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का सेंटर ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता। बट वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कब होगा? जब उस सेंटर के अलोंग किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक सेंटर के अलोंग राइट साइड में जाते हैं तो फिर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो किसी भी 2 डायरेक्शन में अगर गए, तो एक डायरेक्शन में गए और उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो हम लोग को सेम ग्रुप सेम डिस्टेंस पे बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके से मिलना चाहिए। जैसे अगर मान लो उसी बेंजीन रिंग की बात करते हैं, तो यहाँ का सेंटर ही सेंटर ऑफ सिमेट्री बन सकता है। यहाँ से अगर ऊपर गए तो जितने डिस्टेंस पे एक एटम मिल रहा, नीचे में अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक लाइन पे, उस जो कि लाइन से सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा, उस लाइन के अलोंग अगर हम लोग एक डायरेक्शन में गए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को एग्जैक्टली सेम ग्रुप मिलना चाहिए। अगर ऐसा लाइन होता तो इसके एक डायरेक्शन में जाने पे जो चीज मिल रहा, अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे एग्जैक्टली सेम चीज मिलना चाहिए। तो जैसे एक साइड में बॉन्ड मिल रहा तो अपोजिट साइड में भी एग्जैक्टली बॉन्ड ही मिलना चाहिए। यहाँ से ऊपर गए तो हम लोग को कार्बन एटम मिल रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे कार्बन एटम ही मिलना चाहिए। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर हम लोग सेंटर के अलोंग किसी भी डायरेक्शन में लाइन खींचे, किसी भी डायरेक्शन में उस सेंटर से पास करते हुए, तो उस केस में
अगर हम लोग उस लाइन के अलोंग सेंटर से एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसके उसी लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सेम डिस्टेंस पे सेम एटम या सेम ग्रुप हम लोग को मिलना चाहिए। तो जैसे पीओएस में हम लोग करते क्या है कि मॉलिक्यूल को डिवाइड करके इक्वल पार्ट डिफाइन करते हैं, इक्वल पार्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं और मिरर इमेज देखने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम लोग हमेशा एक अनइक्वल पार्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अगर ये चीज दे रखा, एक बेंजीन रिंग है और ऊपर क्लोरीन है, तो हम बस ये देखेंगे कि अच्छा ऊपर जाने पे क्लोरीन है, नीचे जाने पे नहीं मिल रहा, चलो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि हमेशा एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है। एक भी पार्ट अनइक्वल हो गया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। जबकि प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि मान लो इसी मॉलिक्यूल के लिए हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, तो जैसे ये पार्ट अगर प्लेन बोलते हैं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, क्योंकि ऊपर क्लोरीन है नीचे नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता था। ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, बहुत सारे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकते थे। लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल में जब एक से ज्यादा चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं तो हो सकता है कि कोई दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल को हम लोग कट करें ऐसा, तो क्लोरीन एटम तो कट गया, उस प्लेन में कट गया, तो उसके राइट साइड में जो ग्रुप है, लेफ्ट साइड में जो ग्रुप है, दोनों सेम है, मतलब पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है। तो पीओएस में हमेशा हम लोग इक्वल डिवीजन देखना चाहते हैं। तो पीओएस वाले पार्ट में किस साइड से डिवीजन करने पे इक्वल डिवीजन आए, बस ये चीज चेक करते हैं। और सीएस चेक करते वक्त बस ये चेक करते हैं कि कोई भी एक अनइक्वल पार्ट मिल जाए। एक अनइक्वल पार्ट मिल गया, सीएस नहीं है। और अगर इक्वल पार्ट नहीं मिल रहा तो सीएस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर सकता है। थोड़ा बहुत 3 डायमेंशन का भी उसमें पार्ट रहता है। और इसमें जैसे एमपीओएस वाला पार्ट भी है, एमपीओएस में क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम सब खत्म हो जाएगा, तो एमपीओएस तो एग्जिस्ट कर ही रहा है अपने पास। ये चीजें हम लोग को थोड़ा मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री सब में कंसिडर करते हुए काम करना होता है। इसमें जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा इमेजिनेशन के पार्ट में, जो हमको लगता है, जैसे मान लो कि हम लोग ज्योमेट्रिकल में पढ़ लिया है, तो हम लोग को मालूम है कि जैसे अपना जो रिंग का स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के जो एटम्स होते हैं, तो एक्चुअल में वर्टिकली ऊपर नीचे तो नहीं होता, लेकिन ऐसा टाइप का होता है, एक बॉन्ड इधर है तो एक बॉन्ड इधर है, दूसरा एक बॉन्ड यहाँ जाएगा तो एक दूसरा बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो सिमेट्रिकल टाइप का थोड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसको पीछे बना दे तो ज्यादा बेटर होगा, यहाँ एक जाएगा और दूसरा नीचे ऐसा जाएगा, तो ये दोनों बॉन्ड्स पैरेलल होंगे और ये दोनों बॉन्ड्स पैरेलल होंगे। तो उसी टाइप से बाकी जगह पे भी जो बॉन्ड्स है, पैरेलल का भी मतलब कि जैसे वो स्ट्रक्चर देखने में सिमिलर टाइप का, पैरेलल कोई लाइन नहीं रहेगा, हमेशा वो लाइन का ओरिएंटेशन बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ये जो हम लोग का ग्रुप है, तो उसके इसमें एक लाइन ऐसा जा रहा है यहाँ, तो दूसरा इन दोनों लाइन के बीच में जा रहा है, तो पैरेलल कोई भी लाइन नहीं होना है, लेकिन ओरिएंटेशन सिमिलर टाइप का है पैरेलल का, ये सेंस हम लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि इस रिंग वाले टाइप के स्ट्रक्चर्स में हम लोग लाइंस को ऐसा वर्टिकली दिखा देते हैं। तो उसमें 2-3 चीजों का हम लोग को पीओएस सीओएस वाले पार्ट में ध्यान रखते हुए काम करना होता है। जैसे एक चीज ये कि अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में सॉलिड का मिरर इमेज सॉलिड पे आएगा। उसको ऐसा समझो कि जैसे मान लो ये मेरा प्लेन है, और इस प्लेन वाले पार्ट को, एक मिनट को, ये जैसे मेरा ये प्लेन है, अब इस प्लेन वाले पार्ट में एक ग्रुप यहाँ सॉलिड पे दे रखा, तो अगर हम लोग यहाँ से प्लेन कट करते हैं तो इस केस में ये अगर मिरर है तो मिरर इमेज तो हमेशा मतलब ये क्या बोलते हैं हम लोगों के परपेंडिकुलर लाइन पे आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग मिरर रखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बीच में मिरर रखते हैं, और एक ग्रुप मेरा यहाँ ऊपर दे रखा, तो ऊपर का जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस मिरर पे, तो हम लोग को बिल्कुल इसी लाइन पे आगे बढ़ जाना पड़ेगा। मतलब हम लोगों का जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट है, अगर एक ग्रुप सॉलिड पे है तो उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी सॉलिड पे आएगा, अगर हम लोग बीच से डिवीजन करते हैं तो। अगर मान लो ऐसा डिवीजन होता है, ये मॉलिक्यूल का डिवीजन, जैसे तुम लोगों के लिए मॉलिक्यूल ऐसा दे रखा, फिर उसको हम 2 तरीके से या 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक ये डिवीजन हो गया मेरे लिए, एक ये डिवीजन का पार्ट, दूसरा एक ये डिवीजन का पार्ट, तीसरा यहाँ से कॉर्नर के हिसाब से डिवीजन कर सकते हैं, चौथा इस कॉर्नर के हिसाब से भी डिवीजन कर सकते हैं, और पांचवा ये मॉलिक्यूल का जो प्लेन है, उसी प्लेन वाले पार्ट को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के डिविजन की पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। हम तुम लोगों को लिंक वापस से भेज रहे हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिंक 2 मिनट में भेज रहे हैं, क्लास एंड कर रहे हैं।
चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, तो अरे अभी मत करो। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो डिस्कशन वाले पार्ट में जैसे ऐसा बोल रहे थे ना कि हम लोग के पास अगर ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री दे रखा है ऐसा, तो इस केस में हम लोग इस प्लेन वाले पार्ट में एक यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, मतलब ये एटम, कॉर्नर एटम और यहाँ का एटम, इसमें कटिंग कर सकते हैं, इधर से कटिंग कर सकते हैं, ये कटिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसा वर्टिकल कटिंग कर सकते हैं, या फिर इस प्लेन को ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज है अपने पास। बस एक चीज ऐसे ध्यान रखना कि यहाँ जो इस कॉर्नर पे बॉन्ड है ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर भी ऐसा, जैसे एक प्लेन है तो इस केस में यहाँ जो हम लोग का पीछे वाला, ये पहले आगे ले लेते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा, और बाहर की तरफ रहने के बाद भी ये थोड़ा दूसरे साइड में रहेगा। मतलब ये ऐसा है कि जैसे यहाँ से हम लोग इस साइड में जा रहे हैं, तो सेम टाइप से अगर इसको ऐसा घुमा दे तो ये बॉन्ड वाला पार्ट बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई देगा तुमको, मतलब वर्टिकली ऐसा बाहर नहीं दिखते जाएगा, ये थोड़ा राइट साइड में रहेगा। बेसिकली ऐसा सोचो कि ये जो हम लोग का एंगल है, इस एंगल का जो मिड सेक्शन होगा, मतलब बेसिकली 45 डिग्री, हम लोग का बॉन्ड ऐसा 45 डिग्री पर अलाइंड होगा हर एक साइड से। अगर इसको ऐसा रखे तो इस टाइप का दिखाई देगा, अगर इसको ऐसा रखे तो इस टाइप का दिखाई देगा। हर एक साइड से हम लोग का अलाइनमेंट ऐसा ही कुछ 45 डिग्री पे होना है। तो जैसे मान लो कि हम ऐसा कंसिडर करें कि ये कॉर्नर उसका अपोजिट कॉर्नर, दोनों पे मेरे पास बॉन्ड्स है, तो एक बॉन्ड ऐसा हम ले लिए और दूसरा बॉन्ड ऐसा ले लिया, दोनों वर्टिकली ऊपर। तो इस केस में अगर हम लोग इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री में कंसिडर करना शुरू करेंगे, जैसे अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, तो जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल दे रखा है ऐसा, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री में कंसिडर करना शुरू किए और यहाँ से प्लेन को कट कर रहा है। तो जब यहाँ से प्लेन को कट करेंगे तो जो बॉन्ड मेरा ऐसा ओरिएंटेड था, इस टाइप का ओरिएंटेड था, वो देखने में तो हम लोग ऐसा सामने से ऐसा ही लग रहा है, तो ये पार्ट प्लेन में कट जाएगा। अगर इसको ऐसा रखते हैं तो हम लोगों का प्लेन यहाँ रखेंगे तो इस पे जो दोनों एटम्स ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ पे जो दोनों एटम्स एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे है, ये पार्ट अपने प्लेन में खत्म हो जाने वाला है। अपने कॉपी में जैसे तुमको ये इमेजिनेशन का पार्ट अगर समझना होगा, हम लोग तो उसको थियोरेटिकल लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसी बात करेंगे, बट अगर तुमको थोड़ा इमेजिनेशन का पार्ट समझना हो, तुम्हें कॉपी लेना और उस कॉपी में हर एक बॉन्ड्स कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं इस चीज का स्ट्रक्चर बना के देखना, और उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आराम से हम लोग अलग अलग एंगल्स पे जाकर के उसको कट कर करके देख सकते हैं कि अच्छा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ये हो सकता है। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत इमेजिनेशन में दिक्कत आएगा वो भी चीज को समझ पाएंगे, लेकिन समझ भी लेंगे तो भी एग्जाम में जज नहीं कर सकते। एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा होगा और इस स्ट्रक्चर में सोचना पड़ेगा कि क्या चीज है। तो जैसे एक चीज सोच के देखो कि हम लोगों का अगर ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट लेना शुरू किया, ये चीज ये हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इस केस में अगर हम लोग ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री लेके चल रही है, ये चीज ये हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम लोग का जो ग्रुप एक साइड में ऊपर दे रखा है, ये ग्रुप अगर ऊपर दे रखा और यहाँ प्लेन है तो उसका मिरर इमेज इसी पार्ट में ऊपर आना चाहिए। मतलब अगर ग्रुप ऊपर है सॉलिड पे तो सॉलिड का मिरर इमेज सॉलिड पे होगा, अगर ग्रुप डैश पे होता मतलब नीचे, तो नीचे वाले पार्ट में मिरर इमेज हम लोग का नीचे ही कहीं निकल के आता। तो अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में सॉलिड का मिरर इमेज वाला पार्ट सॉलिड पे आएगा। मतलब ऐसा लिखते हुए हम लोग काम कर सकते हैं, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक प्लेन माने, जो हम हाथ से लिखे थे, ये मतलब वो स्क्वायर है बेसिकली, ऐसा स्क्वायर वाला पार्ट है और यहाँ से डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक प्लेन माने तो उसको 3 डायमेंशन में थोड़ा ऐसा दिखाया, तो ये एटम का मिरर इमेज ये एटम, ये एटम का मिरर इमेज ये एटम, इसमें दिक्कत नहीं है। पीछे जो हाइड्रोजन्स होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। आगे जो बॉन्ड्स है तो उसमें क्लोरीन वाले पार्ट का मिरर इमेज ऊपर का क्लोरीन है, मतलब क्योंकि यहाँ पे मिरर वाला पार्ट, ये मिरर वाला पार्ट पूरा ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, यहाँ पे मिरर वाला पार्ट है, तो क्लोरीन वाले पार्ट का मिरर इमेज क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन एटम है। तो पीओएस अगर सोचना होगा तो सॉलिड का मिरर इमेज सॉलिड पे रहेगा रिंग के स्ट्रक्चर्स में, और डैश्ड का मिरर इमेज डैश्ड पे रहेगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। उसमें पॉसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती है, आएंगे उस चीज पे हम लोग। दूसरा पार्ट जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो फिर से इसी मॉलिक्यूल में आते हैं हम लोग। इस मॉलिक्यूल में जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अब इस सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, तो ऊपर गए तो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाने पे सेम चीज, लेफ्ट में गए तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम चीज, यहाँ ऊपर गए तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीज। तो जैसे एक चीज सोचो कि अगर इस मॉलिक्यूल का यहाँ सेंटर होता तो यहाँ से अगर हम लोग ये फ्रंट वाले साइड में एक ग्रुप ऊपर दे रखा है, यहाँ पे तो ये ग्रुप ऊपर दे रखा है फ्रंट वाले साइड में ऊपर के डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ के सेंटर से मॉलिक्यूल के सेंटर से ये हम लोग आगे वाले ग्रुप के ऊपर साइड में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम लोग बेसिकली,
ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग का जो ये लाइन होगा ये तो फिर हम लोग को दूसरी साइड नीचे मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि हम लोगों का एक तो यहाँ सेंटर है, अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर गए तो इस केस में इस ऊपर वाले पार्ट में जाने के टाइम पे अगर सेंटर पे आएंगे तो दूसरे साइड में यही ग्रुप हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में नीचे डैश पे दिखाई देना चाहिए होगा। इसको ऐसा हम लोग अपने रिप्रेजेंटेशन में यूज करेंगे बेसिकली। जैसे ऐसा समझ लो कि हम लोग का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ क्लोरीन एटम दे रखा है, यहाँ हाइड्रोजन एटम। तो अगर हम लोग का ये सेंटर है, रहेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा सेंटर में। अगर यहाँ पे हम लोग ऊपर गए तो ये लाइन वाला जो पार्ट है वो एक्सटेंशन में हमेशा नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन लेके चल लेंगे हम लोग। तो अगर एक साइड में जाने पे ग्रुप ऊपर गया तो उसका लाइन एक्सटेंडेड नीचे आएगा। मतलब COS में अगर सॉलिड वाला ग्रुप है तो उसका COS वाला पार्ट हमेशा हम लोग को डैश पे दिखाई दे रहा होगा, और उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन वाले पार्ट में। मतलब ऐसा नहीं कि ये ग्रुप दे रखा, अगर मान लो ये ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन वाला पार्ट ऊपर है और यहाँ क्लोरीन वाला पार्ट नीचे, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम लोग ऐसा बोले यहाँ तो सर सेंटर है, यहाँ से क्लोरीन ऊपर गया, यहाँ क्लोरीन नीचे गया, ये तो सेंटर है, लेकिन बाकी पार्ट भी तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से बॉन्ड में ऊपर गए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड मिलना चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा अपने को। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा सेंटर में ही रहेगा, ये बिल्कुल फिक्स है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोग और कहीं नहीं रख सकते। तो जैसे अगर ये मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, सेंटर अगर यहाँ है तो यहाँ से ऊपर जाने पे मतलब फ्रंट में ऊपर गए तो फिर हम लोग को लाइन बैक में नीचे एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ क्लोरीन होना चाहिए जबकि यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं दे रखा, हाइड्रोजन है बेसिकली। तो ये हम लोग का सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसिडर नहीं किया जा सकता है। एक भी पार्ट अनसिमेट्रिकल हो गया तो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। तो जैसे यही एक पार्ट है जो थोड़ा इमेजिनेशन का पार्ट होता है, जिसको सोचने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट क्योंकि हम सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग ओरिएंटेशन टाइप के पार्ट में प्लेस कर करके सारे एग्जांपल्स करा देंगे, तो तुमको कुछ डिफरेंस नहीं फील होगा। तुमको लगेगा अच्छा ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम कर ही रखे हैं। हम सजेशन देंगे कि वही, अगर इमेजिनेशन अच्छा है तो चलो ठीक है, इमेजिनेशन अगर अच्छा नहीं है तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन केसेस को याद रखने की कोशिश करने का। अच्छा ऐसा टाइप का एग्जांपल था तो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, ऐसा एग्जांपल था तो सेंटर ऑफ सिमेट्री था। ये मत सोचना कि जब क्वेश्चन आएगा तुम इसको समझ लेंगे, क्योंकि इमेजिनेशन में लोग समझने में गलती करते हैं। तुम्हारा इमेजिनेशन किस तरीके से वर्क करता है नहीं मालूम, तो इसलिए उसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली याद रखना पड़ेगा। तो अगर POS और COS में कोई भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो पहले, कोई भी पॉइंट में अगर डाउट है तो पूछ लो। सबको सब समझ में आ गया? तो हम बहुत तेजी से बोले हैं। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, उसको क्लियर करेंगे। फिर क्वेश्चंस में एग्जांपल्स के थ्रू बात करेंगे हम लोग। ये प्रियांश किया क्या है? कुछ ही नहीं समझ में आया तुमको? अरे प्रियांश, समझ नहीं आया क्या? आया सर। ये क्या साइन बनाया? तुमको लगा थंब डाउन का ऐसा साइन बनाया कुछ? सर एरो का साइन बना रहा है। एरो है सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आते हैं। मान लो क्वेश्चंस का अगर हम लोग डिस्कशन करें तो तुमको एक तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, जैसे एक तो POS COS क्या होता है एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद पॉइंट आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? तो उस केस में जैसे कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर हम लोग बोले तो उसमें सिंपली 2 कंडीशंस होता है अपने पास। एक कंडीशन ये POS एब्सेंट होना चाहिए, दूसरा COS एब्सेंट होना चाहिए। कोई भी एक कंपाउंड है जिसमें POS और COS एब्सेंट होता है तो सिंपली कंपाउंड वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का होता है। अगर POS और COS में से कोई भी पार्ट प्रेजेंट हो गया, ठीक है, मतलब POS हो या COS हो, कोई भी पार्ट हो गया तो हम लोग कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं। तो ऐसा लिख देते हैं, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी, POS और COS इज प्रेजेंट, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कोई भी दोनों में से एग्जिस्ट करे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर POS वाला पार्ट नहीं है, COS वाला पार्ट भी नहीं है, तब इस केस में हम लोग का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। हम लोग ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं।
लास्ट क्लास में ज्योत्सना एक सवाल पूछी थी कि सर कायरल सेंटर का मतलब यूज क्या है, कन्फिग मतलब उसका मतलब फायदा क्या है कायरल सेंटर का। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, इफ only one chiral center is present, तब इस केस में कोई भी पीओएस और सीओएस प्रेजेंट नहीं होता है। नो पीओएस और सीओएस इज प्रेजेंट, मतलब अगर केवल एक ही कायरल सेंटर है कंपाउंड में तो कोई भी पीओएस और सीओएस प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर पीओएस और सीओएस दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, आइदर वाला सिचुएशन है, दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी प्रेजेंट हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट अगर दोनों एब्सेंट हो गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये कायरल सेंटर का सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो इमेजिनेशन का पार्ट समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ा टाइप का मॉलिक्यूल ले दिया, कितना भी बड़ा टाइप का मॉलिक्यूल ले दिया, लेकिन उस पूरे मॉलिक्यूल में हमको केवल एक ही कायरल सेंटर देखा, केवल ये पार्ट, केवल एक कायरल सेंटर, तो हम लोग आराम से कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, दो कायरल सेंटर है तो फिर से पीओएस सीओएस देखो, तीन कायरल सेंटर पीओएस सीओएस देखो। बट अगर एक कायरल सेंटर है तो ना पीओएस होगा ना सीओएस होगा। इस चीज का एक्सरसाइज हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। जैसे अगर मान लो कि ए के ऊपर 4 अलग अलग एटम्स है, तो जो पेन है तुम्हारे घर में 4 अलग अलग पेन्स ले लेना और उसको ट्राई करके देखना कि 4 अलग अलग अगर पेन्स है तो सीओएस हो सकता है क्या। वैसे एक चीज हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं अभी। मान लो कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं, असम्पशन ले लेते हैं कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल वाला पार्ट है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर अगर हम लेके चले, ये पार्ट, तो अब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सीओएस कभी भी होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटर तो इसका मॉलिक्यूल का हमेशा बिल्कुल बीच में है। तो सीओएस में सेंटर से अगर शुरू करे तो सेंटर से ऊपर जाने पे जो एटम है, नीचे जाने पे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मतलब अगर हम लोग इस एटम की बात करें तो सेंटर से पीछे जाने पे एक एटम मिल रहा था, लेकिन आगे आने पे कोई एटम नहीं मिल रहा। तो हम लोग का जो ये मॉलिक्यूल है कि इधर से इधर जाने पे एटम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे कुछ नहीं है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में तो कभी भी हम लोग, और टेट्राहेड्रल भी मतलब एक कायरल सेंटर, तो सीओएस कभी भी नहीं मिल सकता। और अगर पीओएस की बात करें तो उसमें अगर यहाँ से प्लेन बनाते हैं, मतलब ये एटम, ये ब्लू एटम और ये ब्लैक एटम, सॉरी ये ब्लू एटम, अगर इसको प्लेन में ऐसा कट करते हैं तो ये दोनों को मिला के अगर प्लेन ऐसा बनाएंगे तो बाकी एटम्स प्लेन में कट कैसा होगा, ये चीज तुम लोग को थोड़ा अपने घर में 4 पेन को लेकर के सोचने की कोशिश करना होगा। वैसे हम लोग इस तरह का डिस्कशन पहले कर चुके हैं, तो आराम से सोच के देखना, तो तुमको ये चीज समझ में आएगा। एक कायरल सेंटर हो गया तो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा ना उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा, पहला चीज। बट एक और चीज है उसमें, जैसे एक सवाल होता है सर्टेन टाइप का, कि जैसे इस टाइप का सवाल फ्रेम किया जाता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट अल्केन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक सर्टेन टाइप का सवाल है कि मतलब फाइंड द स्मॉलेस्ट अल्केन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो सबसे छोटा पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम लोग इस कंडीशन को यूज किया करते हैं। इस तरह का सवाल मेडिकल में बहुत इजी पूछा जाता है कि पूरे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है तो क्या करें। तो अगर एक अल्केन है, अल्कीन अल्काइन में कुछ हो सकता है, वो अलग टाइप का सिनेरियो है। बट अगर केवल एक अल्केन है तो अल्केन वाले पार्ट को अगर ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है तो सिंपली एक कायरल सेंटर बनाना पड़ेगा अपने को। तो जैसे मान लो कि ट्राई करके देखो ये सवाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट अल्केन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ये हिंट तुम लोग को मालूम पड़ गया कि एक कायरल सेंटर बनाना है। तो उस अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एक बार ट्राई करके देखो कितना आंसर आना चाहिए।
है किसके आंसर? C10H24 C10H24 24 एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत है, अगर होगा तो 22 होगा, CnH2n+2। तो अगर सवाल होगा तो अल्केन, मतलब अल्केन है तो उसमें 24 तो हो नहीं सकता, बट अगर C10 है तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेवन कार्बन्स। C7 तो C7 मतलब H16 होना चाहिए, शायद C7 ठीक है, देख लेते हैं एक बार। जैसे ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है, मतलब क्या बोले, तो एक कैरल सेंटर बनाना है हम लोगों को। कैसे बनाएंगे कैरल सेंटर? तो पहले तो कार्बन लिख दो। अब अगर स्मॉलेस्ट बोला है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम लेके चले। तो स्मॉलेस्ट एटम मतलब कार्बन ले लेंगे तो दिक्कत है, कार्बन ले लेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो हम लोग हाइड्रोजन ले लिए। अब अगर कैरल सेंटर बनाना है इस एटम को और एक हाइड्रोजन ले लिए, तो बाकी फिर हम लोग हाइड्रोजन नहीं ले सकते क्योंकि कैरल सेंटर खराब हो जाएगा। तो हम लोग सबसे मिनिमम पॉसिबल कार्बन ले सकते हैं, CH3। एक बार हाइड्रोजन CH3 ले लिए तो अब इन दोनों में से कोई ग्रुप रिपीट नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी C2H5 रिपीट कर सकते हैं। और एक बार C2H5 ले लिए, CH3H ले लिए, तो अब अगली बार इसको भी नहीं ले सकते, तो C3H7 ले सकते हैं। इसकी वजह से एक कैरल सेंटर जनरेट हो जाएगा हम लोगों का, और अगर एक कैरल सेंटर जनरेट हो गया कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो 3, 2, 5, एक 6 और एक 7 C7H16 स्मॉलेस्ट अल्केन है जो कि कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बना सकता है। बट ऐसा नहीं है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जैसे मान लो कि ऐसा बोला होता कि सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये बताओ। अब ठीक है, सवाल अगर ये पूछता कि सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब तो केवल कार्बन हाइड्रोजन हो गया। ये चीज थोड़ा अलग टाइप का चीज है, इसमें हम लोग को एलिन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज एक बार सोच के तुम लोग खुद भी देखना, जैसे मान लो एक एलिन्स है और एलिन्स में एकदम बिल्कुल सिंपल एलिन हम लेकर के चल रहे हैं, ये पार्ट लेकर के चल रहे हैं, मान लो एक मिनट, ये चीज लेके चल रहा है, C डबल बॉन्ड C, जैसे पहले हम अल्कीन ले लेते हैं, CH3H, CH3 और यहाँ पे H, और बोला यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो जैसे यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होता, अगर ढंग से सोचे तो मॉलिक्यूल बहुत सिमेट्रिकल होता है, मतलब मॉलिक्यूल में रिपल्शन का फैक्टर और सारा कंसिडरेशन बिल्कुल बहुत सिमेट्रिकल होता है। जैसे एक तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग जो पहला पहला एटम है वो सारा का सारा एक प्लेन में होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया अपना, एक मिनट, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। उसके बाद 3 हाइड्रोजन है, वो 3 हाइड्रोजन वाले पार्ट बिल्कुल अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स में रहेंगे। जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहेड्रल शेप होगा। अब अगर टेट्राहेड्रल शेप है तो ये जो एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, तो दूसरा एक बॉन्ड इससे 109 डिग्री पे होना चाहेगा, तो जो 109 डिग्री पे बॉन्ड होगा वो इस हाइड्रोजन से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में निकल के आना चाहेगा। फिर उसके अलावा एक ग्रुप प्लेन में ऊपर और एक ग्रुप प्लेन में डैश पोजीशन पे जाएगा। तो सिमिलर टाइप से दूसरे वाले कार्बन में भी यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आएगा, मतलब ऐसा कुछ हाइड्रोजन ग्रुप आएगा, यहाँ पे भी ऐसा लिख देते हैं, यहाँ कुछ ऐसा कुछ हाइड्रोजन ग्रुप आएगा। एक ग्रुप सॉलिड पे जाएगा, दूसरे वाले केस में एक ग्रुप सॉलिड पे जाएगा, एक ग्रुप डैश पे जाएगा, दूसरे में भी डैश पे जाएगा। अगर यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो कार्बन का मिरर इमेज कार्बन होगा, हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन होगा, कार्बन का मिरर इमेज कार्बन होगा। बाकी जो ग्रुप्स होंगे उसमें सॉलिड का हाइड्रोजन सॉलिड, नॉर्मल का हाइड्रोजन नॉर्मल, डैश का हाइड्रोजन डैश, मतलब रिपल्शन के फैक्टर्स की वजह से सारे ग्रुप बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे, अपने आप प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ जाएगा, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। पहला चीज, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर लेके चले, तो जैसे पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे ट्रांस में। सबसे पहला सवाल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पॉइंट ये है कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। दो। दो, दो, दो कि एक?
बताओ भाई कोई, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री की एक, या 3, या 0? चलो हम बोल तो दिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑल्दो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, बट है। सर एक कौन सा? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। अगर कोई ये सोचा है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक चलेगा, तो गलत वही है। चीज बोल रहे थे कि आईना देखना सीखना पड़ेगा। इसका मिरर इमेज वाला पार्ट यहाँ कहीं आएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ कहीं आएगा, ये पार्ट जरूरी होता है। तो सिमिलर टाइप से अगर हम लोग यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, तो इसका भी मिरर इमेज यहाँ आएगा और इसका यहाँ आएगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता। बाकी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है। बचा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब उसमें पॉइंट होगा क्या कि जैसे रिपल्शंस के फैक्टर को अगर लेके चले, तो उस केस में ग्रुप एक तरफ अगर सॉलिड पे है तो दूसरे तरफ ग्रुप हमेशा डैश्ड पे ही जाने की कोशिश करेगा। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कुछ होना चाहिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, कार्बन वाला पार्ट यहाँ पे भी प्लेन में है, कार्बन वाला पार्ट यहाँ पे भी प्लेन में है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा 109 डिग्री पे एक ऐसा प्लेन में होगा, तो दूसरा हाइड्रोजन ये कुछ प्लेन में आएगा। इसके अलावा एक ग्रुप अगर सॉलिड पे लेके चलता है तो एक ग्रुप वाला पार्ट डैश पे होगा। तो बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में हम लोग को ये सॉलिड वाला ग्रुप नहीं रहना चाहेगा और डैश वाला ग्रुप नहीं रहना चाहेगा। इसका ग्रुप वाला पार्ट डैश पे जाएगा एक चीज, मतलब जो ये ग्रुप वाला पार्ट जो सॉलिड पे है, तो इसके अपोजिट में डैश पे हाइड्रोजन जाएगा, और जो चीज डैश पे नीचे की तरफ जा रहा है वो यहाँ पे हम लोग का ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड वाले पार्ट की तरफ से हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट आएगा। मतलब मॉलिक्यूल अपने आप को बिल्कुल रिपल्शन को कम करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना चाहेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मली, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री वो एग्जिस्ट करेगा। वो इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ऐसा सोचो कि अगर हम लोग जो एटम सब मार्क कर रहे हैं इस पे ढंग से ध्यान देना। हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, जो भी नॉर्मल प्लेन में है, अगर इन नॉर्मल प्लेन्स वाले पार्ट को मिला के हम लोग अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाए, तो ये पूरा तो ये प्लेन में कट गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, बीच में डिवीजन हो गया है। तो ये पार्ट देखने में लग नहीं रहा इस साइड का पार्ट कि कट रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ये पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो कि मिरर इमेज है। सेम चीज यहाँ भी निकल के आएगा, क्योंकि प्लेन के ऊपर स्ट्रक्चर और नीचे है, तो प्लेन वाले एटम तो प्लेन में कट गए, और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम ऊपर एक नीचे है, वो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकता है। अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री का पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग यहाँ COS की बात करें, तो यहाँ से इधर जाने पे हाइड्रोजन, इधर जाने पे हाइड्रोजन, कार्बन 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 कार्बन, और हाइड्रोजन भी जो बोले जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया, ऑल्दो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर तुमको कहीं मिलेगा नहीं, बट ये थोड़ा इमेजिनेशन का चीज है। रिपल्शन के फैक्टर को अगर हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डाले तो ये समझ में आ सकता है। तो यहाँ से नॉर्मल लाइन, यहाँ नॉर्मल लाइन, फिर यहाँ से अगर ग्रुप सॉलिड पे है तो इसके अपोजिट में ग्रुप डैश पे जाएगा, ग्रुप डैश पे है तो इसके अपोजिट में ग्रुप सॉलिड पे जा रहा है। इस वजह से हम ऐसा डायग्राम मेंशन किया, और मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट भी ऐसा ही टाइप से करता है। इसीलिए बॉन्ड का ओरिएंटेशन देखो एक बार ढंग से, कि अगर हम यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में डैश वाले पार्ट को नीचे ओरिएंट किए हैं, तो नीचे वाले पार्ट में हम ये डैश वाले पार्ट को ऊपर के डायरेक्शन में ओरिएंट किए हैं। ये ओरिएंटेशन वाला पार्ट समझना थोड़ा सही रहेगा। और अगर हम लोग सॉलिड वाले पार्ट को ऊपर के साइड में थोड़ा स्लाइटली नीचे अगर ओरिएंट किए हैं, तो नीचे में डैश को थोड़ा स्लाइटली ऊपर के डायरेक्शन में ओरिएंट कर रखा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत ही परफेक्टली एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स का कंसिडरेशन लेना शुरू करते हैं, तो दिख गया कि एक डबल बॉन्ड है तो MPOS एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है, और COS एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर मान लो कि हम ये स्ट्रक्चर बोले, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे CH3H, यहाँ पे CH3H, और बोले यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो हम लोग हो सकता है गलती कर दे कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख रहा है, बट ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? तो जैसे चलो ठीक है, हम एटम को थोड़ा सिंप्लीफाई रखते हैं, क्लोरीन एटम रखते हैं, देख रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि बोल सकते हैं MPOS भी है, बट MPOS भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलिन्स का स्ट्रक्चर ही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में डिस्कस किए हैं कि एलिन्स में मॉलिक्यूल ऐसा प्लानर नहीं होता है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ नीचे हाइड्रोजन है, और दूसरा बीच में यहाँ कार्बन एटम दे रखा है जहाँ पे दोनों हाथ को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो तुम लोगों को ये चीज सोचना है थोड़ा, जैसे अगर मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा है ऐसा प्लानर, तो क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन,
बट ये मॉलिक्यूल प्लानर नहीं है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग का यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, ये पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन ऊपर है इसका मिरर में जो सर सामने आएगा, यहाँ तो कोई एटम ही नहीं है। और ये जो मेरा लिटिल फिंगर दिख रहा है, अगर यहाँ पे हम प्लेन रखते हैं तो इस लिटिल फिंगर का मिरर इमेज यहाँ कहीं सामने आना चाहिए, बट वहां तो कोई एटम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल वर्टिकल प्लेन में चला गया। इस चीज को तुम अपने हाथ से बना के देख सकता है कि अगर तुम अपना हाथ को ऐसा करके देखो तो ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम लोग जहाँ पे बीच वाला एटम है, जो बीच वाला कार्बन, यहाँ से अगर ऊपर जाए तो दूसरे साइड यहाँ नीचे जाना पड़ेगा, बट नीचे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो पा रहा। देख के लग रहा था कि मॉलिक्यूल प्लानर था तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट एक्चुअल में मॉलिक्यूल प्लानर है ही नहीं। ये मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने की वजह से ना पीओएस रखता है ना सीओएस रखता है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अरविंद बोलो। सर अगर क्लोरीन की जगह दोनों जगह हाइड्रोजन होता तब होता वो अगर प्लेन ऑफ क्लोरीन सिमेट्री? के जगह दोनों जगह हाइड्रोजन होता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो तभी भी हो जाता। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है कि होगा? हो सकता है। जैसे मान लो ये एटम दे रखा, होगा होगा। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। चलो ठीक है, मान लो दूसरे में हाइड्रोजन भी नहीं है, अभी एक क्लोरीन ले ले, एक हाइड्रोजन ले ले और दूसरे पे दोनों हाइड्रोजन ले ले, ठीक है, तो ये ऐसा परपेंडिकुलर है। अगर इस हाथ के प्लेन को, जो मेरा लेफ्ट वाला हैंड है, इसके प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दे तो क्या होगा? तो ये तो पूरा एटम प्लेन में खत्म हो जाएगा और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ये दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से बन जाएगा। यही एक पॉसिबिलिटी है लीन से केस में, जो हम लोग के इन दोनों प्लेन्स में, मतलब जो एक दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन है, इधर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा, इन दोनों में से कोई एक पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। ये हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सिंपल चीज है। तो बट सवाल मेरा ये नहीं था एक्चुअल में, जैसे हम बता तो दी इसको अभी, बट सवाल ये था कि अगर स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन पूछा, स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग कितने कार्बन मिल रहे हैं? तो टोटल 5 कार्बन मिल रहा है और 2 अल्कीन है, तो C5H10 भी नहीं होगा, C5H8 होगा। ये हम लोग का स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव मिल सकता है। एक और यहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा एड अप कर सकते हैं, इस कंपाउंड में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, बट कंपाउंड में ना पीओएस है ना सीओएस है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर कायरल सेंटर हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल सेंटर होना मस्ट कंडीशन है। कायरल सेंटर है तो कुछ भी हो सकता है, अगर एक कायरल सेंटर तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 हुआ तो कुछ भी हो सकता है, 4 हुआ तो कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। बट ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता कि अगर कायरल सेंटर नहीं है तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, बट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। इस एक स्टेटमेंट का थोड़ा थ्योरेटिकली ध्यान सर रखना होगा। 3 कायरल सेंटर पे 3 कायरल सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कंपाउंड है, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, हो गया 3 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर अगर एक है, केवल वही एक है, तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। 2 3 4 5 हुआ तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, तो सीधा उसमें पीओएस सीओएस देखेंगे। ये स्टेटमेंट भी गलत है कि अगर कायरल सेंटर वाला पार्ट नहीं है तो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तब भी उसके साथ पीओएस सीओएस देखने के बाद, मतलब पीओएस सीओएस देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। कंडीशन हमेशा यही है, कोई भी कंपाउंड दिया तो पीओएस है या सीओएस है, केवल ये चीज चेक करो। अगर एक पहला वाला है और दूसरा वाला नहीं है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दूसरा वाला है पहला वाला नहीं है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों नहीं है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ही है तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंडीशन वाला पार्ट अलग है। अगर एक ही कायरल सेंटर है तो पीओएस सीओएस बाय डिफॉल्ट एब्सेंट हो जाता है, तो उसमें एक हम लोग कंडीशन ऐड कर देते हैं नॉर्मली कि ओनली 1 कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। फिर ये एक स्टेटमेंट का ध्यान रखते हैं कि कायरल सेंटर का ऑप्टिकल एक्टिविटी से ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। कायरल सेंटर होना ठीक चीज है, बट ये नहीं कि कायरल सेंटर होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी का केवल
पीओएस और सीओएस से मतलब होता है, और एक होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग एमपीओएस से रिलेट कर सकते हैं। जिसको रिसर्च करना है वो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे रिसर्च कर सकता है। जैसे बुक्स वगैरह में दे रखा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम लोग भी डिस्कशन करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। बट अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा टाइप का चीज होता है, जैसे ये होता है कि एक मॉलिक्यूल दे रखा, इस मॉलिक्यूल वाले पार्ट को पहले यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर एक एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर रोटेट कराए, फिर उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस से, मतलब मान लो कि इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कराए, कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसा निकल के आया, ये हम लोग का ए हो गया, फिर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से हम लोग रोटेट कराए, तो पहला मॉलिक्यूल और लास्ट मॉलिक्यूल अगर सेम आता है तो इसका मतलब अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बट वो चीज हम लोग के मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में कवर हो जाता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं सर पड़ती। आपकी चीज हाँ, सर बताए थे ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताए हैं क्या? वो हम लोग वो चीज बताए शायद थे नहीं, बताए थे मॉलिक्यूलर वो हम ऑर्बिटल लोग थ्योरी में। नहीं, वो हमको जहाँ तक ध्यान है जीरेड और अनजीरेड में बताए यस थे। यस जेरेड वो और अनजेरेड। वो अलग चीज है, मतलब है उसी टाइप का चीज कि हम लोग पहले एक एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कराए फिर दूसरे के लॉन्ग रोटेट कराए। यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये नाम हम लोग यूज करते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट हम लोग इसको सिंपली एमपीओएस समझ के काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का हम लोग के लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो क्लास चलो ठीक है, तो एंड कर रहे हैं। वैसे हम आज क्वेश्चन तो नहीं करा पाए, लेकिन चलो ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री तुम लोग को बताए हैं। हम एक काम करते हैं, तुम लोग को जितना समझाए हैं तुम लोग इसी के बेसिस पे केवल क्वेश्चंस वर्कशीट में ट्राई करके देखना, और हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले मतलब शुरुआत में हम केवल कुछ क्वेश्चंस देंगे, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, बट हम बोलेंगे कि इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी के लिए छोड़ देना। अभी तुम लोग अपने इमेजिनेशन को यूज करो, मतलब तुम्हारे इमेजिनेशन के हिसाब से क्या चीजें होनी चाहिए उसको अगर पहले से सीख के आएंगे तो हम कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स केवल कराएंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कुछ स्पेसिफिक केसेस को और भी हम लोग एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे उसमें। जैसे वर्कशीट 14 तो सॉल्व करना है, बट 14 नंबर वर्कशीट में 23 छोड़ देना और 24 छोड़ देना, ये दो सवाल अभी नहीं करना है तुम लोगों को। और कोई सवाल है क्या इसमें? नहीं, तुम लोग को बुकलेट में हम एक ही बुकलेट दिया ना केवल, उस बुकलेट में ऐसा सवाल नहीं दे रखा है। एक और तुम लोग को हम बुकलेट देंगे भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, उस बुकलेट में जो आरएस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट से रिलेटेड सवाल है उस चीज की हम लोग बात करेंगे। हाँ ठीक है, अभी के लिए मतलब एक बिगिनर एक्सरसाइज में जो वर्कशीट है उसमें ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम भी यही सब शुरुआत करते हैं, ये सब मॉलिक्यूल जो है शुरुआत में यही सब एग्जांपल दे रहे होते हैं। जैसे आज 4 मेंबर रिंग का दे रहे थे एग्जांपल, तो यहाँ 3 मेंबर रिंग बस इसको डाल दिया, उसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे 6 मेंबर रिंग में डाल दिया, 5 मेंबर रिंग में डाल दिया। यही सब एग्जांपल्स हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ जैसे 23 नंबर है, 23 नंबर और इसके आगे के केसेस में काफी यूनिक काफी स्पेसिफिक केसेस होते हैं। फिशर प्रोजेक्शन हो गया, नीमन प्रोजेक्शन हो गया, इन सब केसेस का हम लोग एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करेंगे आराम से। तो उन सब केसेस को हम लोग प्रॉपरली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में इन क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। पहले तुम खुद से सोच लेना कि इनका आंसर्स क्या होना चाहिए, और उसका आंसर देख लेना, अगर उसके हिसाब से कुछ दिमाग लगाना है सब दिमाग लगा लेना। डाउट हम नहीं डिस्कस करेंगे। फिर जब मेरे सामने क्वेश्चंस आएगा तो हम क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन अलग चीज है, बट 2 डायमेंशनली कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, उन सब चीजों को बस सुनते जाना। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि एक जनरलाइज टॉपिक है, उसको सीखने का इंडिपेंडेंट तरीका है। उसमें बहुत सारे हम ट्रिक ऐसे बताएंगे जो कहीं तुमको बुक्स वगैरह में मिलेंगे भी नहीं। तो हम पता नहीं ऐसे कुछ गलती से सीखे, कुछ गलती कर दिए थे, एक स्टूडेंट कुछ पॉइंट आउट किया था कि सर इसमें ये भी तो ऐसा हो जा रहा है, उस गलती से हम सीखे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, तो ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो गलती वाला चीज तुम लोगों को हम बताते चले जाएंगे, अच्छा इसमें ऐसा 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 भी हो सकता है। उन ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करना कि ठीक है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। कौन सा चीज कब तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा नहीं मालूम, तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करके तुमको एक एक करके दिखाएंगे। अपने से ये चीज सोच के देखना कि क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग खुद से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पीयूएस यूएस। कुछ और क्वेश्चन इसके बाद हम लोग काफी अच्छे अच्छे सॉल्व करना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को पीयूएस यूएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, पर एक बार वो 2-3 चीज सोच लेना। एक तो 4 मेंबर रिंग को अपने कॉपी में बना के इधर उधर करके देखना सारे एंगल्स, और दूसरा जो एलिन्स का स्ट्रक्चर ऐसा बोला था इसको भी सोच के देखना एक बार। अरविंद बोलो।
सरफेस केमिस्ट्री का बुकलेट में जो क्वेश्चंस जिसका आंसर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है उसको स्किप कर सकते हैं। जिसका आंसर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तुमको कैसे पता कि उसका आंसर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है? अच्छा तुम पढ़ रखा है मतलब एनसीईआरटी रीड की उसमें मतलब कहीं मिला नहीं हुआ सब, तो फिर उसको स्किप कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ दिए गए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब नए वाले में, पुराने वाले में है, तो हम सजेशन तो नहीं देंगे कि स्किप करो, सीख लो उसको। सरफेस केमिस्ट्री फैक्ट है, बहुत सारा फैक्ट ऐसा है जो हमको भी खुद नहीं मालूम। अगर तुम हमसे पूछेगा सरफेस केमिस्ट्री तो हम एग्जैक्ट कमेंट नहीं करेंगे, और हमको याद ही नहीं है कि कोलॉइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है। तो उसमें जैसे कोगुलेटिंग एजेंट वाला पार्ट होता है, एक जनरलाइज कंसेप्ट है, तो फैक्ट्स को याद कर लो, वो सब हमको लगता है केपीआई में सबको जरूरत पड़ेगा, तो उसमें केवल एनसीईआरटी से मतलब नहीं रहेगा। तो और एनसीईआरटी में भी, पुराने एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखा है। एक और चीज होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में केवल सरफेस केमिस्ट्री में ही वो पॉइंट्स दे रखा है। जैसे मान लो कि तुम्हारे जैसे केमिकल बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस किए थे, तो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग पढ़े, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन वो कंसेप्ट तुम्हारा बोरोन फैमिली में दे रखा है, या फिर नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में दे रखा है। तो उन सारी चीजों को हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे जो कि नहीं दे रखे हैं तुम्हारे सरफेस केमिस्ट्री में, बट वो एनसीईआरटी के बाकी टॉपिक्स में दे रखा है, तो सीख लेना ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे। ठीक है, और कोई डाउट जो 1 मिनट के अंदर डिस्कस हो जाए? हाँ ये तो होता है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क बना के आना, थोड़ा इमेजिनेशन वाला चीज चेक करके आना, हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।